देखिए कल हमने जो है पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल को सम्मिलित रूप से देखा था। और देखिए ये बात आपको समझनी है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसमें देखिए उसको हम स्वर्ण पत्रिका प्रयोग भी हमने इसको कहा था रदरफोर्ड के बारे में, और हमने थोड़ी सी इसकी बायोऑटोग्राफी पढ़ी थी। तो ये चीजें कल हमने इसके प्रयोग के बारे में देखी थी और उसके टोटल प्रयोग को हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि जब किसी सोने की पन्नी पर हम अल्फा कणों की अगर नाभिक परमाणु के नाभिक को रखकर उन पर अल्फा कणों की बौछार करें तो देखा था कि अधिकांश अल्फा कण उसमें से सीधे गुजर जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। इससे स्पष्ट होता था कि परमाणु का नाभिक का जो अधिकांश भाग है वो लगभग खोखला होता है। दूसरी बात हमने देखी थी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना इस तरह से व्यवस्थित रहते थे, परिक्रमण कालिक कक्षाओं में चक्कर लगाते थे। तो अब उनके चक्कर लगाने का मतलब क्या था, जब वो चक्कर लगाते थे तो देखा गया था कि क्या एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का हास नहीं करेगा। तो ये देखने वाली बात थी कि उसके परमाणु का जो स्वरूप था वो सम्मिलित रूप से अधिकांश खोखला था। उसने परमाणु की त्रिज्या के बारे में बताया कि लगभग इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। और तीसरी बात आपको उसके बारे में ये पढ़ी थी कि परमाणु जब अधिकांश अल्फा कण उस परमाणु के नाभिक पर बौछारित किए जाते हैं, उनकी बमबारी की जाती है, तो लगभग 12,000 अल्फा कणों में से एक दो अल्फा कण ही 180 डिग्री 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। ये विक्षेपित क्यों हुआ था, आपको याद रखना है कि परमाणु के नाभिक का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है। जो अल्फा कण उससे टकराया था वही 180 डिग्री 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था, वरना तो अधिकांश अल्फा कण जो है उससे सीधे गुजर जाते थे, सीधे निकल जाते थे। इस बात से वो स्पष्ट हो गया था, समझ में आ गया था कि परमाणु के नाभिक का परमाणु जो है उसका अधिकांश भाग कैसा होता था, खोखला होता था, खाली होता था, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि की थी। तो ये तो कल हमने इसके प्रयोग के बाद, अब उसकी कुछ कमियां रह गई थी। वो कमी क्या है, रदरफोर्ड के प्रयोग की कमी देखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखिए, आप परमाणु मॉडल भी कह सकते हो, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन भी कह सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी उनके बारे में आप देखिए। देखिए इसकी कमी को बेसिक रूप से हमारे सिलेबस में केवल एक दो बिंदुओं में दिखा रखा है, लेकिन जो बात है वो कन्फर्म है। उसने कल क्या बताया था, देखा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसने स्थायी माना था। अगर स्थायी कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है, घूमता है, यादृच्छिक रूप से गति करता है, तो वो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा क्या? जब वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा तो अंततः वो दूसरी कक्षा में आएगा, अंततः नाभिक में गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वर्तुलाकार गति में करने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, वो नियमित कक्षा में यादृच्छिक रूप से गति करता है। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड है उसने इस बात को गलत बताया था। उसने कहा था कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। भाई नाभिक से टकराएगा, और जब नाभिक से उस तरह से टकराएगा इस तरह से ये परमाणु स्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं परमाणु स्थिर। तो ये चीजें दोनों हमने कॉमन रूप से देखी कि परमाणु का अस्थायी होना, ठीक है, परमाणु का तो ये इसकी कमी थी। तो क्या कमी थी कि वर्तुल मार्ग में चक्कर करने पर इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना संभावित नहीं है, क्योंकि आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, और जब ऊर्जा का विकिरण होगा तो इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो परमाणु स्थिर होता, जब हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो ये चीज कमी थी। अब अगला है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास बोर का परमाणु मॉडल है, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं। बोर की संकल्पना, नील्स बोर की परिकल्पना कह लो, परमाणु मॉडल कह लो, इन सबका एक ही मतलब। ये क्या है, देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए, नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल की संरचना के बारे में कुछ सुझाव दिए थे। वो सुझाव क्या हैं, उन सुझावों को हम पढ़ेंगे। यानी अब आपको ये बात याद रखनी है
कि जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमियां जो आ गई थी, जो कमियां हुई थी जिनको रदरफोर्ड स्पष्ट नहीं कर पाया था, उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। अब इस परिकल्पना के निम्नलिखित बिंदु थे। क्या बिंदु थे इन परिकल्पना के? इन बिंदुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नील्स बोर की परिकल्पना के क्या बिंदु थे। देखिए, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल इस निश्चित स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता। नील्स बोर की परिकल्पना के पहला बिंदु क्या था? उसने कहा था, क्या कहा था? देखिए, बात आपको समझनी है। क्या बात थी? बात ये थी, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरे उसमें परमाणु में घूमते अंदर तक। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहा जाता है। जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा, आप इनको ऊर्जा स्तरीय कोष भी कह सकते हो। तो पहला इसको अपने बोर्ड, जब बोल रहा हूं आप लिखना चाहो तो उनको लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है? नील्स बोर की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहा जाता है। पहली बात आपको ये नोटिस करनी है। दूसरी बात देखिए, जब इलेक्ट्रॉन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे तो विविध कक्षाओं में चक्कर लगाने से उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। उनकी जो ऊर्जा है वो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते, अपनी ऊर्जा को नहीं उत्सर्जित करते। दूसरा बिंदु क्या है? जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जाओं का विकिरण नहीं करते, अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते। ये बात आपको समझनी है। फिर उसके बाद उसने तीसरा बिंदु क्या कहा? उसने कहा कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तरीय कोष कहा जाता है। क्या कहा उसने? इन कक्षाओं को, जो कक्षा जिनको हम विविध कक्षा कह रहे हैं, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। ठीक है। पांचवा बिंदु क्या है? इन ऊर्जा स्तरों को, चौथा बिंदु जो भी है, इन ऊर्जा स्तरों को हम के एल एम के एल एम एन या 1 2 3 4 के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसने आगे क्या बताया? उसने आगे बताया कि इन जो कक्षा है इनको हम केलेमन या 1 2 3 4 के नाम से जानते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। पांचवा क्या बताया उसने? कि इन कक्षाओं, जिनको हम लोग ऊर्जा स्तरीय विविध कक्षा कह रहे हैं, इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या अलग अलग होती है। जैसे के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ठीक है। अब आगे हम इनको पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि इन ऊर्जा स्तरों को किस तरह से हम, जब हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, विविध कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो अब उसने कहा कि भाई इन कक्षाओं में भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। जैसे के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एन में 18 और एन में 32। इन में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, वितरित कैसे किए जाते हैं। तो ये बात को समझने के लिए आपको बोर-बरी का नियम पढ़ना पड़ेगा। बोर-बरी के नियम के अनुसार किसी भी ऊर्जा स्तर में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक विशेष सूत्र, जिसको हम 2n स्क्वायर कहते हैं, के माध्यम से भरी जाती है। वो कैसे भरी जाती है? देखिए, मैं इनको यहाँ बता रहा हूँ आपको। उसने बोर-बरी के नियम के अनुसार किसी भी ऊर्जा स्तर या विविध कक्षाओं में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक विशेष सूत्र 2n स्क्वायर द्वारा भरा जाता है। कैसे? अब देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ भर के कैसे भरा जाता है। अब हमारे पास 4 कक्षाएं हैं। देखिए, मैं चाहो तो 4 कक्षाओं को इस तरह बना सकते हो। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, इसको बता देता हूँ। ये तो इसका नाभिक है। ठीक है। अब चाहो तो इसको डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में दिखा सकते हो। ठीक है। ये इसकी पहली कक्षा है के, ये एल, ये एम, ये एन, ये चौथी कक्षा। अब के कक्षा के लिए देखिए, ये के कक्षा है। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये एल कक्षा है। एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एम कक्षा है, एम में 18 भरे जाते हैं। और ये एन कक्षा है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
ये कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि देखिए इनको हम 1 2 3 4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए 2n² मुझे निकालनी है k कोस की, यानी इस k कोस की निकालनी है। ये जो k कोस आप देख रहे हो, मुझे इस k कोस की निकालनी है। तो ये बात आपको समझनी है, ये k कोस है, ये l कोस, ये m कोस और ये n कोस। तो k कोस में मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने, कैसे निकालूं, ये कितने नंबर पर है, k कोस को एक पहली कक्षा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहां n बराबर 1, बस संख्या कितनी, तो यहाँ n की जगह 1 रख दो k कोस के लिए। k कोस के लिए देखिए n की जगह कितना रखना है, 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का गुणा 2 से करोगे 2, इसका मतलब k कोस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। इसी प्रकार मैं बात करूं l कोस की, l कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है l। ठीक है, तो l में n बराबर कितना है, 2। अब वही 2n² में रख दो उसको, n की जगह कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी, l में कितनी आ गया। इसी प्रकार मैं बात करूं m की, m के लिए n बराबर कितना है, क्योंकि 3 नंबर पर m कक्षा रहा, तीसरे नंबर पर तो है। इसी प्रकार 2n² में n बराबर कितना रख दो, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 दूनी 18, इसमें 18 समझ लो। इसी प्रकार देखिए चौथी कक्षा के लिए आ जाइए। चौथी कक्षा कौन सी है, n कक्षा में तुम देख सकते हो कि कितने नंबर पर है, n 4 नंबर पर है, तो इसका मतलब n बराबर इसमें 4 है, बस कोषों की संख्या है ना ये। तो 2n² में रख के देखिए, जब इसको हम 2n² में रखेंगे तो n के लिए n बराबर 4 रखेंगे इसमें, किस कोष के लिए, n कोष के लिए। दो कितना रखना है, 4, 4 गुणा 4 कितना, 16, 16 दूनी 32। ऐसा मत कर देना 4 दूनी 8, इसका मतलब है जितना बार उतनी बार गुणा, 4 तो 16, 16 दूनी 32। तो m में कितना भर सकते हैं हम, n में 32। तो इस तरह से इन कोषों में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से k एलिमेंट कक्षा कहते हैं। देखिए नील्स बोर की इस परिकल्पना ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है। तो परमाणु की संरचना को, कि वास्तव में परमाणु की संरचना क्या है, वो नील्स बोर ने सबसे स्पष्ट किया था। यूं तो सभी का योगदान था, थॉमसन की बात करें, रदरफोर्ड की बात करें या थॉमसन की बात करें, तो ये सारे जो मत थे, इससे पहले हमने जो मत पढ़े थे दार्शनिक मत, उन सब ने भी यही कहा था। लेकिन नील्स बोर ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में परमाणु इस तरह का होता है। ठीक है, अगर मैं एक बार इसको और दोबारा बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं नील्स बोर की परिकल्पना। आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन में कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के निम्नलिखित बिंदु से पहला बिंदु क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ये गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन ये निश्चित कक्षाएं, ये निश्चित पहली कक्षा है, फिर ये इसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें विविध कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। पहला। दूसरा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इनकी ये अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते। ठीक है। तीसरा बिंदु क्या था, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तरीय कोष कहा जाता है। जिन कक्षाओं में लगाते हैं ना, इनको ऊर्जा स्तरीय कोष कहा जाता है। चौथा बिंदु क्या है, इन ऊर्जा स्तरीय कोषों को 1 2 3 4 या k एलिमेंट के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा क्या है कि इन ऊर्जा स्तरीय कोषों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब तुम देख रहे हो, हमने अभी निकाली, k में 2, l में 8, m में 18 और n में 32। चौथा पांचवा बिंदु क्या है कि इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन भरने, यानी इन ऊर्जा स्तरों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम बोर-बरी के नियम अनुसार एक विशेष सूत्र 2n² होता है, जिसके माध्यम से हम k, l, m, n इन चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से भरे जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये लास्ट परिकल्पना थी इसकी, ये आ गया, उसके बाद कर लेते हैं बस।